तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज शनिवार का दिन है, कहानी रिकॉर्डेड है, लेकिन मुझे लगता है आज की कहानी आप लोगों को पसंद आएगी क्योंकि इसमें बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, जासूसी है, रोमांच है, रहस्य है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कहानी में दो तीन बड़ी ख़ास चीज़ है। एक, किसी शख्स को एक जुर्म के लिए दो मुल्क में सज़ा मिले। इकलौता केस ये है जिसमें हिंदुस्तान में भी उसको सज़ा मिलती है और पाकिस्तान में भी मिलती है, और धाराएं भी लगभग एक जैसी होती है, मतलब देशद्रोह टाइप का मामला। एक तो ये है इस कहानी की खासियत। दूसरी खासियत यह है कि कैसे एक ही शख्स दो एजेंसियों के लिए काम करता है जासूसी की दुनिया में, और वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को कैसे इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो बेवकूफ़ बनाती है। ये इस कहानी का एक पार्ट है। तीसरा ये है इस पूरे कहानी में कि कैसे बांग्लादेश जब का जन्म हुआ 1971 में, उसकी कहानी मैंने आपको सुना इसी क्राइम तक में, तो उसमें अलग अलग हीरोज़ थे जो हमारे जवान और तमाम लोग जाकर लड़े, पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों का सरेंडर करवाया, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन ये कहानी उस बांग्लादेश के जंग से भी जुड़ी हुई है, और उस जंग को जितवाने में इस कहानी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर ये ना होता तो शायद बांग्लादेश की लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती और पाकिस्तान इतनी जल्दी सरेंडर नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें, सारे इसमें रोमांच हैं इस कहानी में। कहानी यह है कि कैसे एक रॉ का एजेंट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का भी एजेंट बन जाता है और रॉ को धोखा देता है। फिर वो ISI का एजेंट बनकर कैसे रॉ के लिए काम करने लगता है और उसके बाद ISI को भी धोखा दे देता है। तो मतलब वो किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन उसके ज़रिए हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी दो फ्रंट पे। एक बांग्लादेश की जंग की जीत में, और दूसरा पाकिस्तान की पोल खोलने में भी। कहानी हाशिम कुरैशी की है। श्रीनगर में पैदा हुआ एक लड़का, अच्छे फैमिली में पैदा हुआ हाशिम कुरैशी। जाहिर सी बात है वो कश्मीर में था, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भी बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं, तमाम लोग। तो ये बड़ा होता है, और 1969 में पेशावर में किसी रिश्तेदार की शादी थी। हाशिम कुरैशी वहाँ जाता है, और वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात वहाँ मकबूल भट्ट से होती है, जो NLF यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट के उस वक्त प्रेसिडेंट था वो। और ये वही मकबूल भट्ट जिसे तिहाड़ जेल में बाद में फांसी हुई। तो वहाँ मुलाकात होती है। उसके बाद कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर को उसको लेके वो सारी बातें करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि हाशिम कुरैशी को शामिल करने की बात हुई। इसके बाद इसी दौरान में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से मुलाकात करवाई जाती है, और हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि तुम कश्मीर के लिए काम करो। और वहाँ का एक पायलट बाकायदा हाशिम कुरैशी को ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग देकर उसे कहता है कि तुम एक प्लेन हाईजैक करो, और ख़ास तौर पे वो प्लेन जिसको राजीव गांधी फ्लाई कर रहे हो, क्योंकि राजीव गांधी पायलट भी थे और उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी देश की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये कहानी का एक पार्ट है। अब इससे पहले कहानी का एक पार्ट ये है कि जब ये कश्मीर में बड़ा होता है, हाशिम कुरैशी, सब कुछ चल रहा होता है, तो फिर BSF के ज़रिए रॉ के अफसरों से मुलाकात होती है, और हाशिम कुरैशी को कहा जाता है कि वो POK जाए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और वहाँ पे वो हमारी एजेंसी के लिए काम करे वहाँ की, क्योंकि वो POK को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। वहाँ के लोग, रिश्तेदार, तमाम लोग थे। तो एक दूसरी कहानी ये है कि वो रॉ की तरफ से पाकिस्तान गया था। दूसरी कहानी ये है कि पाकिस्तान में मकबूल भट्ट मिला और वहाँ के ISI के लोगों से मिलाया, और फिर उससे कहा कि तुम हमारे लिए काम करो। खैर, ये दोनों चीज़ें चलती रहीं। तो इसके बाद इसको टारगेट दिया गया हाशिम कुरैशी को कि तुम एक प्लेन हाईजैक करो। और इस हाईजैकिंग के पीछे की एक जड़ में कहानी ये थी कि उस वक्त एक NLF और इस तरह के कश्मीर के लिए जो बाकी अलग अलग संगठन काम कर रहा था, उसमें एक अल-फतह नया एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, और अल-फतह के करीब 36 लोगों को BSF ने अरेस्ट किया था घाटी में। तो इसको लेकर बड़े बाकी जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन थे उसमें नाराज़गी थी। तो चाहते थे कि इन जो 36 लोगों को अरेस्ट किया गया इनको छुड़वाया जाए। तो कैसे छुड़वाएं? तो ये हुआ कि एक प्लेन हाईजैक किया जाए। ख़ास तौर पे वो प्लेन अगर उसको पायलट राजीव गांधी हो, तो जाहिर सी बात है PM का बेटा प्लेन चला रहा है तो मांगे जल्दी मानी जाएंगी। तो
तो इससे लोगों को, अपने जो 36 लोग हैं अल-फतह के, उनको छुड़वाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हुई, ट्रेनिंग ली। उसके बाद कहते हैं कि वहाँ जब हाशिम कुरैशी पाकिस्तान पहुँचा तो उसके बाद वो जो रॉ और बीएसएफ की तरफ से जो भेजा गया था, वहाँ वो आईएसआई के बहकावे में आ गया और अब वो आईएसआई के लिए ही काम करने लगा। आईएसआई ने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया कश्मीर के नाम पे, बाकी चीज़ों के नाम पे। तो कायदे से वो रॉ का एजेंट बनकर गया था, लेकिन वहाँ जाकर वो आईएसआई का ही एजेंट हो गया और उनको वो इन्फॉर्मेशन देने लगा। इसके बाद ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद वापस वो कश्मीर लौटता है। लेकिन कश्मीर लौटने के बाद हाशिम कुरैशी बीएसएफ के हत्थे चढ़ जाता है। बीएसएफ उसे गिरफ्तार करती है और चूँकि थोड़ी बहुत ये चीज़ थी कि अब ये वहाँ पे आईएसआई के लिए और उसके लिए काम कर रहा है, तो अब वहाँ पे थोड़ी मुश्किल आ गई उसको। और ये चीज़ें यहाँ पता थी बीएसएफ ने। उठाने के बाद हाशिम कुरैशी से जब सख्ती से पूछताछ की तो फिर हाशिम कुरैशी टूट गया और उसने बताया कि एक्चुअली वहाँ जाने के बाद ऐसे ऐसे हुआ है और एक प्लानिंग है कि एक प्लेन को हाईजैक करना है और उसको हाईजैक करने के बाद ऐसे ऐसे डिमांड रखनी है। ये बातें हमारी एजेंसी तक पहुंची। फिर रॉ ने और बीएसएफ ने मिलकर हाशिम कुरैशी से बात की। उसने कहा कि देखो, तुम्हें अगर मौत की सज़ा से बचनी है तो फिर जैसा हम लोग कहते हैं वो वैसा करो। इसके बाद हाशिम कुरैशी को कहा गया कि बिल्कुल जो तुमको प्लान है तुम वही करो, हाईजैक, लेकिन हमारे तरीके से। अब इसके बाद पूरी तैयारी शुरू हुई। एक इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन था गंगा के नाम पे, और वो बेड़े में बहुत पुराना जहाज़ हो गया था, तो उसको हटा दिया गया था बेड़े से, फ्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बाद उस गंगा को दोबारा तैयार किया गया इंडियन एयरलाइंस के, उड़ने लायक था वो। और फिर उस गंगा को तैयार करके श्रीनगर टू जम्मू ये फ्लाई करना था, ये इस रूट पे प्लेन। तो कहा गया कि इसी प्लेन का इस्तेमाल करना है। इसके बाद प्लानिंग ये हुई कि हाशिम कुरैशी और उसका कज़िन अशरफ कुरैशी, इन दोनों को नकली खिलौने वाला गन दिया गया और नकली ग्रेनेड दिए गए। और ये हुआ कि अब उनको ये लगे कि तुमने सच में हाईजैक कर लिया, जबकि हमें सब पता है कि ये हाईजैक नहीं हुआ है। और उनको नकली ये चीज़ें देके चढ़ा दिए गया प्लेन में। 30 जनवरी 1971, 30 जनवरी 1971 श्रीनगर से इंडियन एयरलाइंस की उड़ान गंगा जम्मू के लिए उड़ान भरती है। उसके बाद प्लान के तहत इसको किडनैप किया जाता है और फिर लाहौर में उतरने की परमिशन मांगी जाती है। पाकिस्तानी अथॉरिटी फ़ौरन इसको उतरने की इजाज़त दे देती है। यहाँ हम लोगों को पहले से ही सब कुछ मालूम है। बांग्लादेश में हालात ख़राब हैं, जंग की सूरत है। बांग्लादेश जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग हैं उनके ऊपर लगातार जुल्म चल रहा पाकिस्तानी आर्मी का, और वहाँ पे जो माल और सारी चीज़ें पहुँचाई जा रही थी, रसद हथियार, वो सब पाकिस्तानी एयरफोर्स के थ्रू पहुँचाई जा रही थी। तो अब यहाँ पे ये देखिए खेल आप कि श्रीनगर से प्लेन उड़ा, जम्मू जाना था, लेकिन उसको लाहौर ले जाया गया और काम किया नहीं दोनों, हाशिम कुरैशी और उसके कज़न अशरफ कुरैशी ने। इसके बाद लाहौर में इनको उतरने की इजाज़त मांगी गई और फ़ौरन उतरने की इजाज़त भी दे दी गई। इस दौरान में चूँकि हम लोगों को पता था, तो ऑल इंडिया रेडियो ने उसी वक्त की खबर जारी कर दी कि एक भारतीय प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है, और पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर ये जानते हुए भी कि इसको हाईजैक किया गया, उतरने की इजाज़त दे दी है। ये सब कुछ उसी पल उसी वक्त हो रहा है। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, जब पाकिस्तान में उतरा तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, जो प्रेसिडेंट बने, बाकायदा कहते हैं कि वो उस वक्त मंत्री थे, एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने इस हाईजैकर का इन लोगों का हीरो की तरह स्वागत किया। दूसरा जो शख्स था हाशिम कुरैशी के साथ कज़न अशरफ कुरैशी, इसने बाद में बयान दिया था कि उसे मालूम नहीं था कि प्लेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या उसमें बैठे हुए जो पैसेंजर, और 30 पैसेंजर बैठे थे 30th उसमें। तो खैर वहाँ उतरने के बाद अब चूँकि ये ऑल इंडिया रेडियो पे सारी खबरें आ गई, दुनिया को पता चल गई, सबको बताया गया कि ये हाईजैक हो गया है। उन्होंने अपनी डिमांड रखी, यही अल-फतह के 36 लोगों को रिहा करने की, और ये कि उनके फैमिली को कोई तंग ना करे। लेकिन उसके बाद बातचीत हुई। कुछ घंटे के बाद उस प्लेन के 30 मुसाफिरों को उतारा गया और इन हाईजैकर्स ने जाने भी दिया, और उनको फिर सड़क के रास्ते अमृतसर के हिंदुस्तान वापस भेजा गया, वाघा बॉर्डर के ज़रिए। अब वहाँ सिर्फ प्लेन खड़ा हुआ है, वो गंगा,
जो इंडियन एयरलाइंस के पुराने बेड़े का है। करीब 80 घंटे के बाद पाकिस्तानी अथॉरिटी के इशारे पर ही यही जो किडनैपर हाईजैकर थे हाशिम कुरैशी और अशरफ कुरैशी उस गंगा में आग लगा देते हैं और प्लेन लाहौर एयरपोर्ट पर ही धू धू कर जल उठता है और उसे बुरी तरह से जला दिया जाता है। हाईजैक जो हो चुका था उस प्लेन को अपनी ज़मीन पर उतारने की इजाज़त देना, प्लेन को इस तरह जलाने देने की छूट देना, इन सब का फ़ायदा फिर हिंदुस्तान को मिला। इंडिया ने फ़ौरन एक्शन लिया और उसने कहा कि चूँकि पाकिस्तान ने और उस वक्त बांग्लादेश को लेकर हालात दोनों के देश के तनाव भी थे, कई चीज़ों का उल्लंघन किया है, इसलिए इंडिया ने क्या किया फ़ौरन कि अपना जो एयर स्पेस है हिंदुस्तान का, उस पे पाकिस्तान के किसी भी प्लेन को उड़ने पे रोक लगा दी, जैसे अभी भी चल रहा है। अब इस रोक का मतलब ये था कि पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो अभी बांग्लादेश है वहाँ जाने के लिए 3 गुना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता, उसे 3 गुना ज़्यादा ईंधन खर्च करना पड़ता और एक लंबा रूट लेना पड़ता, तो इससे वक्त लगता, वरना वो वहाँ से उड़ता और थोड़ी देर में पहुँच जाता। अब लेकिन यहाँ पे उसको ये कि जो एयर स्पेस इंडिया का बंद कर दिया और चूँकि इंडिया के ऊपर से वो उड़ नहीं सकता तो उसे पूरा घूम कर इंडिया की तरफ से फिर वापस पूर्वी पाकिस्तान जाना पड़ता। तो एयर स्पेस जब इंडिया ने रोक दी, पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स और बाकी चीज़ों की दिक्कत ये आ गई कि बांग्लादेश में हालात ख़राब थे और उन्हें रसद, हथियार और ये सारी चीज़ें पहुँचानी थी, उसमें उनको टाइम लगना शुरू हो गया क्योंकि इंडियन एयर स्पेस का वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और हिंदुस्तान यही चाहता था। इसका फ़ायदा हमें बाद में जंग में मिला क्योंकि जब तक हम सब कुछ करते, उनका अगर पाकिस्तान से उड़ता तो उनको बहुत लंबा रूट तय करके वहाँ तक पहुँचना होता। तो खैर ये हुआ। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो गई तो पहले तो हीरो की तरह स्वागत किया गया, हाशिम कुरैशी का, अशरफ कुरैशी का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो तक ने हीरो के तौर पे माना। लेकिन फिर धीरे धीरे पाकिस्तान में ये पता चला कि एक्चुअली ये पूरा हाईजैकिंग एक ड्रामा था। पाकिस्तान ने एक 1 मेंबर कमेटी बनाई और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कहा कि एक्चुअली ये हाशिम कुरैशी और ये इंडियन एजेंसी के लिए काम करता था, मतलब रॉ के लिए, और ये सब प्री प्लान था और उसके पीछे मकसद यही था कि एयर स्पेस को रोकना। तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ थी। तो जब ये चीज़ें खुलासा हुआ तो करीब 30-36 लोगों को पाकिस्तान में अरेस्ट किया गया। उनमें हाशिम कुरैशी भी था जो एक हीरो के तौर पे वहाँ तब तक था, और उसका कज़न अशरफ भी, मकबूल भट्ट भी क्योंकि इसके रिश्ते उससे ज़ाहिर हुए थे, और इन सब पे फिर मुकदमा चला। लेकिन सभी को लगभग बरी कर दिया गया, 7 को छोड़ के। बाद में उनमें से भी सबको बरी कर दिया और सिर्फ एक को सज़ा दी गई 7 साल की, और वो सज़ा मिली हाशिम कुरैशी को। इवन जो उसका कज़न था अशरफ कुरैशी, उसको भी सज़ा नहीं हुई, जबकि वो बराबर का गुनहगार था। मकबूल भट्ट को भी छोड़ दिया गया। तो 7 साल जेल की सज़ा काटी वहाँ पे। और इसके बाद फिर इस दौरान में जब ये सज़ा से पहले जब वहाँ पे वो हीरो के तौर पे हो रहा था, तब हाशिम कुरैशी ने पाकिस्तान में शादी भी कर ली थी। लेकिन इस सज़ा के बाद फिर किसी तरह वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और उसके थ्रू वो वहाँ से पाकिस्तान से निकल जाता है और निकल कर कनाडा और कहीं और 2 देश में चला जाता है। करीब 30 साल के बाद 2001 में 29 दिसंबर 2000 को 29 दिसंबर 2000, 30 साल के एग्जिल के बाद, 30 साल के भारत से जाने के बाद हाशिम कुरैशी वापस इंडिया आता है। पर जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, फिर वही ये हाईजैकिंग और ये सारी चीज़ें। बट ये भी फिर मुकदमा लड़ता है। फिर बाद में कई चीज़ों के ग्राउंड पे ये होता है कि इस ट्रांसफ़र केस कर देते हैं जम्मू कश्मीर। बट ये जैसे ही जम्मू कश्मीर पहुंचता है जनवरी 2001 में, फिर जम्मू कश्मीर पुलिस भी इसे गिरफ्तार कर लेती है यहाँ से बेल के बाद। उसके बाद वहाँ मुकदमा चलता है। अब वहाँ पे भी मुकदमा वो चल रहा था जो सारे पाकिस्तान में चले। तो मकबूल भट्ट भी था। तो मकबूल भट्ट और हाशिम कुरैशी ये 2 ही ऐसे शख्स हैं हिंदुस्तान में हुए और पाकिस्तान में, जिन पे सेम पाकिस्तान में भी मुकदमा चला और सेम हिंदुस्तान में मुकदमा चला। यहाँ हाशिम कुरैशी की दलील थी कि चूँकि उसने जो जुर्म किया उसकी सज़ा ऑलरेडी दूसरे मुल्क में मिल चुकी है और हमारा संविधान कहता है कि एक जुर्म के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें होती रहीं। KTS तुलसी, जाने माने वकील, वो उन्होंने केस भी लड़ा और
इसके बाद फिर बाद में वो हाशिम कुरैशी को रिहाई मिली, फिर वो जम्मू कश्मीर में अपने फ्रंट के तौर पे काम करने लगा, किताबें लिखना, न्यूज़पेपर में लिखना, ये सारी चीज़ें शुरू की। लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, पाकिस्तान लगातार ये कहता है कि ये जो 30 जनवरी 1971 को इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक हुआ, ये हिंदुस्तान की साजिश थी, प्लानिंग थी। इंडिया ने हमेशा ये कहा कि नहीं, ये पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर टेररिज्म को बढ़ावा कैसे देता, उनको लोगों का इस्तकबाल, स्वागत कैसे करता है, ये उसका एग्जाम्पल है, और पाकिस्तान में हमारे प्लेन को आग लगा दी। तो ये दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन बाद में हकीकत में जो ये है, जो बातें सामने आई वो यही थी, जिसका निचोड़ ये था कि एक ऐसा जासूस था जिसने दो मुल्कों की एजेंसियों के लिए कुछ कुछ वक्त काम किया, रॉ के लिए भी किया, आईएसआई के लिए भी किया। जब रॉ के लिए काम कर रहा था तब आईएसआई ने उसका ब्रेन वॉश कर दिया, लेकिन जब वो आईएसआई की तरफ से यहाँ पे आया तो फिर यहाँ की एजेंसियों के हत्थे चढ़ा, फिर उसको धमकाया, डराया गया, बताया गया, सज़ा भी थी। तो फिर उसने कहा कि ठीक है, हम आपका काम करेंगे। और इस बात का पूरा ख्याल रखा गया था, इससे जुड़े हुए जो लोग थे, कि जिस प्लेन को यहाँ से जम्मू उतरना था, उसको जब लाहौर ले जाया गया तो उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि उसमें सारे इंतज़ाम वैसे ही थे। चेक किया गया था, नकली पिस्तौल का खिलौना जानबूझ के दिया गया था, हैंड ग्रेनेड नकली दिए गए थे। और फिर पाकिस्तान में पैसेंजर की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए जो, चूँकि उसके लिए एक काम ये किया गया था कि मालूम था यहाँ से कितने बजे उड़ान भरा, सिर्फ एक चीज़ चेक करनी थी, वो ये कि क्या लाहौर में पाकिस्तानी अथॉरिटी इस हाईजैक प्लेन को उतरने की इजाज़त देती है कि नहीं। क्योंकि आमतौर पे ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें कोई भी कंट्री जिससे खासतौर पर रिश्ता ख़राब हो, वो ऐसे सिचुएशन में उतरने की इजाज़त नहीं देती, क्योंकि इससे रिश्ता और बिगड़ेगा या शक होगा कि ये भी मिला हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब IC-814 जो हाईजैक हुआ था काठमांडू से, जिसकी वजह से कांधार हुआ, मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा, तो वो सबसे पहले जब काठमांडू से उड़ा, और तो पाकिस्तान में भी उसने उतरने की इजाज़त मांगी थी, और पाकिस्तान से कहा भी गया था, उसमें चूँकि फ्यूल भरना था, अमृतसर में फ्यूल भरने की इजाज़त मिली, अमृतसर में वो पूरी तरह से लैंड ही नहीं किया, वरना तो उसको रोक लेते। तो फिर पाकिस्तानी अथॉरिटी ने बाकायदा उस वक्त पूछा था, जब उसके हाईजैक हो चुके पायलट ने कहा था कि इसमें फ्यूल नहीं है और हम उड़ रहे हैं, तो हमें लैंड करने की इजाज़त दी जाए, रीफ्यूलिंग की इजाज़त दी जाए। तो उस वक्त कहते हैं पाकिस्तानी अथॉरिटी ने बाकायदा इंडियन गवर्नमेंट से बात की थी, और उसके बाद जब यहाँ से कहा गया था कि हाँ, आप उनको ह्यूमन ग्राउंड पे फ्यूल भरने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे मुसाफिरों की जान खतरे में है, तो फिर ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पे ये कि पाकिस्तान ने सीधे सीधे लाहौर में उस दिन उतरने की इजाज़त दे दी, हीरो की तरह स्वागत किया, कई वक्त तक, काफ़ी वक्त तक वो हीरो की तरह ही रहे। लेकिन बाद में जब पोल खुली कि नहीं, ये तो डबल क्रॉस कर रहा है, दो एजेंसियों के लिए काम कर रहा है, तो फिर जो है उन्हें इस चीज़ का एहसास हुआ, और इसके बाद फिर उन्होंने उसको मुकदमा चलाया, और लंबा मुकदमा चला। 7 साल की तो सिर्फ सज़ा थी, लेकिन मुकदमा चलने में भी बहुत वक्त लगा। और मकबूल भट्ट बाद में, जब आपको पता होगा कि उसके बाद, इस इंसिडेंट के बहुत बाद, हिंदुस्तान में गिरफ़्तार किया गया, और मकबूल भट्ट को फिर तिहाड़ जेल में फांसी दी गई। और मकबूल भट्ट के हाशिम कुरैशी उस वक्त बहुत करीबी माना जाता था। तो ये थी कहानी एक ऐसे जासूस की जिसने दो मुल्कों की एजेंसियों को एक साथ काम भी किया, एक साथ बेवकूफ़ भी बनाया। लेकिन 1971 के बांग्लादेश के वॉर में अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ निभाई इस इंसिडेंट ने, तो वो थी कि इस प्लेन के हाईजैक की वजह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अपने एयर स्पेस पे उड़ने की रोक लगाई, और उस रोक का फ़ायदा हमारे एयरफोर्स को हुआ। अब पाकिस्तानी एयरफोर्स को इसका बहुत नुकसान हुआ, उनके तमाम सामान, हथियार, बारूद, गोला, ये सब पहुंचाने में दिक्कतें आईं, और जिसका फ़ायदा उस जंग में, अगर कहते हैं कि अगर ऐसा न होता तो शायद ये जंग थोड़ी और लंबी खिंच सकती थी। हार तय थी पाकिस्तान की, लेकिन लंबी खिंचती। लेकिन ये कुल मिलाकर एक लंबी प्लानिंग थी, और एक अच्छी प्लानिंग थी, और आज भी इसको जासूसी की दुनिया के इतिहास में
ये कहते हैं कि कैसे आईएसआई को उसी के गढ़ में रॉ ने घेर के मारा। ये कहानी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल होंगे ये आपसे मंडे जब लाइव आएंगे तो उस दिन बातचीत होगी। और संडे है बीच में, फादर्स डे भी है और सबसे बड़ा मैच है वर्ल्ड कप का। मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप बहुत सारे लोगों के लिए संडे से शुरू होगा। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच, वो भी वर्ल्ड कप में, और इंडियन टीम का फॉर्म देखिए अभी आप, गजब, एक से एक बैटिंग चल रही है। ऋषभ पंत भी अब पहुंच गए हैं पाकिस्तान, कल ही देख रहा था, एयरपोर्ट से जा रहे थे वो। हालांकि मुझे लगता नहीं है मौका कि ऋषभ पंत को अभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी टीम ऑलरेडी फुल है। बेंच पे बहुत सारे अभी होनहार बैठे हुए हैं, चाहे वो दिनेश कार्तिक हों, आपके वो विजय शंकर हों, तो ये सारे अभी हैं हमारे पास पूरे। तो संडे एंजॉय कीजिए मैच के साथ। इंडिया पाकिस्तान 3 बजे से शुरू होगा और टोटल करीब 600 गेंदें होती हैं। बस दुआ यही है कि उस दिन बारिश ना हो, जैसे इंडिया न्यूजीलैंड का उस दिन मैच में सारा कल मूड ख़राब हो गया, कोई भी मैच ही नहीं हुआ। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच में 1 मिनट का भी खलल पड़े, बाधा पड़े, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैच हो, अच्छा मैच हो, और जाहिर सी बात है फिर हमें खुश होने का मौका मिले। और पाकिस्तान को हराने का वर्ल्ड कप में एक अपना मज़ा है और उस मज़े की कोई कीमत नहीं है। तो मैच देखिए, और मेरी ये बस दुआ यही कि हम लोग सब खुशी खुशी मैच देखें और इंडिया एकदम धुआंधार जीते उस दिन। तो मंडे को मुलाकात होगी और इस मैच की भी बात होगी, कहानी की भी बात होगी। फ़िलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अच्छे रहिए। थैंक यू वेरी मच।